है ना, आज यूनिट नंबर 3 है ना, आयतनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। वह विश्लेषण जिसमें किसी अज्ञात विलयन के ज्ञात आयतन के साथ किसी ज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो, है ना, की क्रिया कराई जाती है। क्रिया द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो वह विश्लेषण जिसमें किसी अज्ञात विलयन की ज्ञात आयतन, मतलब अज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, अज्ञात विलयन कहते हैं। और उस अज्ञात विलयन के ज्ञात आयतन, मतलब उसका आयतन हमको ज्ञात होता है, के साथ किसी ज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है की क्रिया द्वारा उस अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। क्योंकि यह अज्ञात विलयन वो था जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं थी, है ना, तो उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं, उसे आयतनात्मक विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद एक दूसरी परिभाषा होती है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप इसके बारे में सुन लीजिए, जिसका नाम है अनुमापन। ठीक है, क्या है, अनुमापन। ठीक है, अनुमापन क्या होता है, तो यही जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञात सांद्रता वाले विलयन द्वारा ज्ञात सांद्रता वाले यानी जो विलयन की हमें सांद्रता ज्ञात है उसके द्वारा किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का जो प्रक्रम है उसे क्या कहते हैं, अनुमापन कहा जाता है ना। और अनुमापन के लिए प्रक्रम में एक अन्य पदार्थ की कुछ बूंदें मिला दी जाती हैं, है ना, उस अन्य पदार्थ को सूचक कहा जाता है। ये सूचक का काम क्या होता है कि जो भी अभिक्रिया में हम अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर रहे थे, तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी, तो ये सूचक जो होता है ये क्या करता है, उस विलयन के कलर को बदल देता है ना, और हमें सूचना देता है कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो ये क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है, इसलिए इसको सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहते हैं। अब इसके बाद इसी में अगला टॉपिक है विलयन क्या होता है ना, और विलयन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो विलयन के दो पार्ट होते हैं। विलयन जो होता है, विलयन किसी भी विलयन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, विलयन के दो पार्ट कौन से होते हैं, तो एक होता है विलायक, और दूसरा पार्ट क्या होता है भैया, विलेय, है ना, क्या होता है, विलेय। ठीक है, अगर विलायक ए और विलेय बी है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिलके विलयन जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए बी एक क्या है, विलयन है ना। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, तो विलयन की परिभाषा पढ़ते हैं। विलयन की परिभाषा क्या होती है, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन को मिलाने पर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये विलयन की परिभाषा होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं विलेय और विलायक क्या होते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो विलायक जो होता है, विलयन के घटक दो होते हैं ना, जैसे विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलायक क्या होता है, वह पदार्थ अथवा घटक जिसमें विलेय के कण विस्तृत हो जाते हैं और विलायक कहलाता है। मतलब ऐसा विलायक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विलेय के कण क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं या मिल जाते हैं या अपना अस्तित्व खो देते हैं ना। जैसे अभी बात करेंगे हम जल में, जैसे शक्कर को घोलते हैं तो शक्कर कैसी हो जाती है, गायब हो जाती है, तो शक्कर वहाँ क्या है, विलेय है ना। तो यहाँ क्या है, वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण जो होते हैं विस्तृत हो जाते हैं क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलायक मतलब यहाँ पे क्या है, विलायक शक्कर होती है जैसे मैंने बताया था, और जल क्या है यहाँ पे, तो जल क्या है, विलायक, और विलेय क्या है, शक्कर है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है विलायक का वह विलयन का वह घटक है ना, विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, विलायक कहलाता है। और दूसरी बात करें विलेय की, तो विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में पाया जाता है अथवा विलयन में विलायक के अतिरिक्त पाया जाने वाला अन्य घटक जो होता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है ना। अब इसके बाद आपके इसमें बाकी चीज़ें तो नहीं दिया हुआ है, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इसके बाद आपके इसमें दिया हुआ है, मोल प्रभाज्य क्या होता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज्य क्या होता है, जैसे ये किसी विलायक का भी होता है और किसी विलेय का भी होता है। ठीक है, ये विलयन का नहीं होता मोल प्रभाज्य, विलायक और विलेय। तो बात करते हैं मोल प्रभाज्य, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या, है ना, संपूर्ण घटक के मोलों की संख्या, संपूर्ण घटकों के आएगा, है ना, यहाँ के मोलों की संख्या, है ना, संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को
उस घटक का मोल प्रभाज्य कहते हैं ना, उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसे x से दर्शाया जाता है ना। अगर बात करें विलयन में उपस्थित घटक में विलायक A हो तथा विलेय क्या हो, B हो, तथा जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या क्या हो, n हो, है ना, या n से दर्शाते हैं, तो उस विलायक का, तब विलायक का, है ना, ये क्या है, विलायक, ठीक है, क हैगा यहाँ, क, विलायक का मोल प्रभाज्य क्या होगा, ठीक है। तो विलायक का मोल प्रभाज्य हमने अभी दर्शाया था, x से मोल प्रभाज्य को दर्शाते हैं, और a क्या होता है आपका, विलायक, तो विलायक का मोल प्रभाज्य। और यहाँ पे हमने बात की थी किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या और किसी विलयन के संपूर्ण घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा घटक ले रहे हैं हम, विलायक, तो विलायक को आपको ऊपर लेना है ना। जब विलायक का मोल प्रभाज्य निकालेंगे तो विलायक को ऊपर लेंगे, और विलेय का निकालते हैं तो विलेय को लेते हैं। तो विलायक का मोल प्रभाज्य बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, है ना। तो ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज्य। उसी प्रकार विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज्य, ठीक है, मोल प्रभाज्य। तो विलेय का मोल प्रभाज्य क्या होगा, तो एक्स बी इजिकल टू, अब यहाँ पे क्या लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। तो ये क्या है, विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या, है ना। और एक बात ये भी याद रखना आपको, विलयन में घटकों के, दोनों घटकों के, है ना, दोनों चीज़ें जो होती हैं विलयन में, दोनों घटकों के मोल प्रभाज्य का योग जो होता है, योग सदैव कितना होता है, एक होता है। मतलब एक से मतलब विलायक के मोल प्रभाज्य प्लस एक्स भी मतलब विलेय के मोल प्रभाज्य, दोनों का मान कितना होता है, एक होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसके पहले हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या क्या होती है। जैसे अगर हम किसी मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, अभी मैंने बताया था, तो मोलों की संख्या n बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। मतलब अगर आप विलायक के निकाल रहे हैं, विलायक के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ निकालना पड़ेगा, विलायक हमने a से दर्शाया था, तो विलायक Na इजिकल टू यहाँ पर आपको WA और यहाँ पे आपको MA करना पड़ेगा। मतलब विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ H2O की बात करते हैं, H2O एक विलायक है ना, जिसके अगर आप मोलों की संख्या निकालना चाहेंगे, इसके मोल निकालना चाहते हैं आप, तो मोल बराबर H2O का द्रव्यमान कितना होता है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलें, तो आगे जैसे मोलों की संख्या H2O की निकालना है, तो यहाँ जैसे दिया हुआ है आपका, है ना, Na, है ना, WA, तो WA जैसे कोई मात्रा दी होती है, द्रव्यमान मतलब ये मात्रा से होता है। जैसे आपको दे दिया 90 ग्राम जल में, है ना, 90 ग्राम जल में कुछ भी घुला हो, कोई भी चीज़ घुली हो बोल दिया, तो यहाँ 90 ग्राम क्या होगा, 90 ग्राम आपका क्या होगा, ये ऊपर द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो H2O का आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, तो ये इसका होता है 16 ऑक्सीजन का, और इसका होता है 2, तो 16 + 2 बराबर 18, ठीक है, तो 18, तो ये निकल जाएगा H2O के मोलों की संख्या, है ना। इस प्रकार से जैसे 18 पंचे कितना होता है, लगभग 90, 18 पंचे 90, तो ये 5 यहाँ पर मोलों की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो एक उदाहरण है आपके इसमें, ये देखिएगा एक उदाहरण।